नमस्कार दोस्तों, संदेश के कथा विश्व में आपका स्वागत है। पुनश्च एक बार मैंने आपको कहानी सुनाई थी मेरे पर दादाजी की। अब मैं आपको कहानी सुनाऊंगा मेरे दादाजी की। दोस्तों, मेरे दादाजी एक उस ज़माने की बड़ी शिपिंग क्लीयरिंग फॉरवर्डिंग कंपनी में काम करते थे और वो वहाँ पे एक्सपोर्ट हेड हुआ करते थे। आपको तो पता होगा, उस ज़माने में चाय, कॉफ़ी, कॉटन, ऐसे जो जूट या ताग हो, जो जिसको बोलते हैं हम लोग, वैसे उत्पाद भारत से बहुत ज़्यादा तादाद पे एक्सपोर्ट होते थे और दुनिया भर में वो कार्गो का, वो माल का बहुत डिमांड था। तो मेरे दादाजी एक ऐसे ही इस्टेब्लिश क्लीयरिंग फॉरवर्डिंग कंपनी में एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में हेड थे और उनका कस्टम में डॉक्स में यानी गोदी में रोज का आना जाना रहता था। ये बात है लगभग 1930 के दशक की। अ, तब मेरे दादाजी की शादी हुई थी और उनको 4 बच्चे भी थे। मेरे पिताजी सबसे बड़े थे। तो रेगुलरली उनको डॉक्स में आना जाना पड़ता था। उनका ऑफिस था फोर्ट में, बोरा बाजार स्ट्रीट पे उनका घर था। तो सब नज़दीक था। तो कई बार उनको ऑफिस के काम की वजह से रात को देरी हो जाती थी। कई बार वो डॉक्स में जाते थे, उनको वहाँ पे कभी-कभी देरी हो जाती थी और वो घर पे आते थे। एक दिन ऐसे ही वो डॉक्स में गए थे और काम उनका रात को लेट तक चलता रहा और उनके बाकी के जो साथी थे वो काम पे लगे हुए थे वहाँ पे, लेकिन वो अभी लगभग रात को साढ़े 10 11 के बाद वो निकल गए। वो घर आ रहे थे बैलाड पियर से। वो घर आ रहे थे बैलाड पियर जो एरिया है, वहाँ से वो घर आ रहे थे। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है, बोरा बाजार वहाँ से काफ़ी नज़दीकी है। वो चल के आ रहे थे। उनको सिगरेट पीने के वो आदी थे, उनको सिगरेट पीने का शौक था। उस ज़माने में एक पीला हाथी करके एक सिगरेट आता था। वो सिगरेट हाथ में लिए वो चल रहे थे। वो उस ज़माने में उनका पहराव भी उस ज़माने का जैसा था वैसे ही था, अटायर। वो पढ़े लिखे थे, उनकी अंग्रेज़ी अच्छी थी, वो एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट के हेड करते थे। अंग्रेज़ ऑफिसर के साथ वो अंग्रेज़ी में बात करते थे, तो काफ़ी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी थे वो। लेकिन उनका पहराव तो पुराने ज़माने का ही था। वो नीचे धोती पहनते थे और ऊपर उनका एक ब्लेज़र रहता था, जैसे कि उस ज़माने में जो पढ़े लिखे लोग पहनते थे, वैसा एक ब्लेज़र वो पहनते थे रेगुलरली। और उनका काम खत्म होने के बाद वो आ रहे थे रात को घर पे। तो आज के ज़माने में फिर भी लोग 12-1 बजे तक बहुत ही ट्रैफिक वहाँ पे रहती है, लेकिन उस ज़माने में उतना खास लोग 10-11 बजे तक वहाँ पे रहते नहीं थे, क्योंकि लोगों का काम ही 6-7 बजे तक ख़त्म हो जाता था नॉर्मली। और लोग उससे पहले ही घर पे आ जाते थे। तो इतनी रात को वहाँ पे कोई ट्रैफिक वगैरह ऐसे नहीं रहता था। लोगों का आना जाना कम रहता था। तो वो उस दिन घर आ रहे थे, हाथ में उनकी सिगरेट उन्होंने जला ली थी। सिगरेट का कश लेते हुए वो चल के आ रहे थे घर पे। तो उन्हें उन्हें कुछ महसूस हुआ कि अपने बाजू से कोई चल रहा है। तो उन्होंने देखा तो वो इस फुटपाथ पे चल रहे थे, दूसरे फुटपाथ पे एक आदमी उनके पैरेलल चल रहा था। हट्टा कट्टा, एकदम मजबूत कद काठी वाला आदमी था। वैसे मेरे दादाजी भी इतनी उनकी कद काठी मजबूत नहीं थी, लेकिन वो लंबे थे और मीडियम उनकी तबीयत थी, मध्यम बांधे के थे वो। तो इस तरह से वो चल के आ रहे थे दोस्तों। तो वो देख रहे थे कि कोई उनके बाजू से चल रहा है, लगातार चल रहा है, उनकी तरफ देख रहा है। उनको थोड़ा शक हुआ कि ये कौन हो सकता है। इसका एक बैकग्राउंड मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। वो ज़माने में डॉक्स यानी गोदी के आजू-बाजू में स्ट्रीट गैंग हुआ करती थी। काफ़ी डेंजरस लोग थे वो। वो लोग गोदी में आया हुआ माल, गोदी की जो दीवार थी उसमें छलांग लगा के जो बक्से इम्पोर्टेड वस्तुएँ जो आती थी, उनके कार्टन तोड़ के या पूरे के पूरे कार्टन उठा के वो भगा के लेके जाते थे। ऐसे गुंडे वहाँ पे रहते थे और उनकी स्ट्रीट गैंग हुआ करती थी। अगर किसी को हाथ लगाने को गए तो पूरी गैंग आ जाती थी और फिर वो काफ़ी दंगा फसाद करते थे। पुलिस ने या गवर्नमेंट ने उनके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस डाले थे, उनको सज़ा भी होती थी। लेकिन फिर भी आपको तो पता है, जो गुंडे रहते हैं वो गुंडागिरी करते ही रहेंगे। तो उनको थोड़ा डाउट आया कि रात को मेरे साथ ये चल रहा है आदमी,
कहीं ये इस फिराक में ना हो कि आदमी अकेला चल रहा है और उसके पास कुछ पैसे वगैरह हो, या उसके हाथ में घड़ी है, उसके गले में एक छोटी सी चेन है, हाथ में अंगूठी है, तो कोई जेब में एक वॉलेट है, उसमें थोड़े बहुत पैसे हैं। थोड़े बहुत मतलब अच्छे खासे पैसे रहते थे उस ज़माने में उनके, क्योंकि काम में आता था, गोदी में जो काम रहता था उसके लिए वो पैसे लगते थे। तो उनको थोड़ा शक आ गया कि ये आदमी शायद मुझे लूटने के लिए तो आ रहा है। लेकिन वो बहुत ही बिंदास थे। वैसे तो उन्होंने पठानों से पाला लिया था, उनके जो बिल्डिंग के बाजू में जो पठान रहते थे, जो लोगों को ब्याज के ऊपर पैसे देते थे और लोगों से दादागिरी करते थे, तो एक दो लोगों को दादागिरी से बचाया था भी था उन्होंने। और वो पठान से पंगा भी ले लिया था और पठान को बोला भी था कि तुम, अगर तुमको पैसे वसूलना है इस तरीके से, तुम लोगों को पैसे ही मत दो। तो उन्होंने बोला आप बीच में मत पड़ो, आपको क्या लेना देना है, आपको ज़रूरत नहीं है तो आप बीच में मत पड़ो। तो उन्होंने उसको बोला था कि इस तरह से मेरे साथ बात मत कर, ये मेरे बाजू में रहने वाले लोग हैं, और अगर इस तरह से दादागिरी तुम लोग इनके साथ करोगे तो ये नहीं चलेगा। तो उनके गुस्से में उनकी वो पठान से हाथापाई भी हुई थी। मेरे दादी जी ने भी उनको बोला था कि आपको क्या करना है लोगों से, आपको क्या लेना देना है, लेकिन वो थोड़े से ऐसे आदमी थे कि उनको अन्याय पसंद नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो इस तरह से बिंदास थे, उनको डर नहीं था। जो भी होगा होगा देखा जाएगा, वो इस हिसाब से चलते थे। तो हट्टा-कट्टा आदमी उनके पास चल रहा था। उन्होंने सोच लिया था अगर ये मेरे पास आ गया, इसके पास कोई चाकू छुरा कुछ भी हो, लेकिन मैं उससे हाथापाई करूँगा, इसको इतनी आसानी से मुझे लुटने नहीं दूँगा। वो चल रहे थे, वो बाजू में चल रहा था आदमी। मेरे दादाजी एक आँख से उसको देख रहे थे। 1-2 बार वो रुके, तो वो आदमी भी रुक गया। तो उनको अभी शक जो था उनका यकीन में बदल आया। उनको लग लग रहा था कि अभी मेरा घर तो इतना दूर नहीं है, पास ही है, लेकिन रास्ते में कोई नहीं है, तो ये बंदा ज़रूर इसका फ़ायदा उठाना चाहेगा। लेकिन फिर भी वो एकदम बिंदास सीना तने हुए चलते रहे, सिगरेट हाथ में थी। एक सिगरेट खत्म हुई, उन्होंने दूसरी दूसरी जलाई और वो चलते-चलते जा रहे थे। लेकिन वो आदमी वही फुटपाथ से चलता रहा, दूसरे फुटपाथ पे वो पास में आया नहीं। धीरे-धीरे 5 मिनट में उनकी बिल्डिंग आ गई। ये वो 3 मंजिल की बिल्डिंग थी और मेरे जो दादाजी थे वो पहली मंजिल पे रहते थे। वो ऊपर गए और उन्होंने ऊपर से देखा, तो वो आदमी नीचे से उनको देख रहा था। जाने अनजाने में उन्होंने जो सिगरेट, जलती हुई सिगरेट थी, वो फेंक दी। वो आदमी चल रहा था, वो बेचारे के सर पे जाके गिरी। उसने गुस्से से ऊपर देखा, मेरे दादाजी देख रहे थे। उसको गुस्सा आया, उन्होंने बोला क्या है, इस तरह से उन्होंने खाली हाव-भाव किए और उसको सिर्फ ऐसा किया, मतलब तुझे देख लूंगा। दादाजी ने ऐसे खंडे उड़ाए, उनका तो कोई इरादा नहीं था कि जानबूझ के फेंकने का, उन्होंने जस्ट ऐसे सिगरेट फेंकी थी। लेकिन वो आदमी को लगा शायद उन्होंने जानबूझ के फेंकी। मेरे दादाजी घर में गए, दादी जी सोई हुई थी, वो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। वो दादाजी घर पे अंदर चले गए, हाथ पैर धो के उन्होंने खाना वगैरह खा लिया और वो सो गए। सोने के बाद दादी जी को बोले कि ऐसी-ऐसी मेरे साथ एक घटना हुई, एक आदमी मेरे साथ चलते आ रहा था। मुझे लगा कोई गुंडा हो, लेकिन शायद हो भी सकता है, लेकिन उसने मुझे कुछ किया नहीं। मुझे लग रहा था कि वो मेरे पास आके मुझे लूटने की कोशिश करेगा, स्ट्रीट गैंग का कोई मेंबर रहेगा, लेकिन उसने कुछ किया नहीं ऐसे। तो मेरी दादी बोली कि लेकिन आपने ये क्या किया? तो बोला, अरे मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो बोला आपको बहुत गलत आदत है, आप सिगरेट पीते-पीते ऐसे ही फेंक देते हो ऊपर, किसके सर पे जाके गिरी। ये गलत है। न जानो उसका इरादा क्या हो पता नहीं, लेकिन उसके सर के ऊपर जाके गिरी, किसी को भी अ, दुःख तो होगा ही ना। इस तरह से आपने नहीं करना चाहिए था। तो उसने बोला, दादाजी ने बोला देखो मैंने जानबूझ के तो किया नहीं है, मैंने ये सब कुछ कोई जानबूझ के नहीं किया है, तो जो है वो गलती से हो गया है, तो उसमें थोड़ी कौन सी बड़ी बात है, जाने दो, छोड़ो, लेट इट बी। और वो सो गए। दूसरे दिन सुबह उन्होंने शिकायत की कि उनके पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, उनको उल्टी जैसा महसूस हो रहा है और अचानक से उनको ऐसे बुखार जैसा शरीर तप रहा है। और थोड़ी देर में वो ऑफिस में जाने के निकले, उन्होंने बोला कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है कुछ। अचानक से उनको उल्टियाँ शुरू हो गई। उल्टियाँ शुरू हो गई, वो थमने का निशान ही नहीं लेते गए, तो उनकी बॉडी एकदम वीक हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया,
दादी जी उनको दवाई दे रही है, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने उसको दवाई दी। उनको दवाई दी तो दवाई लेते हुए सो रहे थे, उनके पूरी बॉडी में वीकनेस आ गया था। जो नेबर से वो भी आके देखे गए कि उनको क्या हुआ है, तो चलो डॉक्टर की दवाई दी है तो शाम तक ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो शाम तक ठीक नहीं हो पाए। उनको कंटिन्यूसली वोमिटिंग होते रहा। दूसरे दिन भी उनको बहुत बुखार आया, बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। डॉक्टर ने दवाई ली, फिर भी कुछ असर नहीं हुआ। दूसरे दिन रात को अचानक से वो उठे, उनको खांसी आई बड़े से, उनको उल्टियाँ आई। और दादी जी ने नेबर्स को बुलाया, नेबर्स ने जाके डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने चेक किया और डॉक्टर ने कहा माफ़ कीजिए, लेकिन इनको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। और वो हॉस्पिटल में लेके ही जा रहे थे, तो डॉक्टर ने उनकी नब्ज़ टटोली, तो उनको थोड़ा-सा डाउट आया और उन्होंने वापस उनको बोला इनको यहाँ पे ही रखो। वापस चेक किया तो वो नहीं रहे थे। दुर्भाग्यवश उनकी डेथ हो गई थी। दादी जी बहुत दुखी हो गए, उनके 4 बच्चे थे, सब जो रिलेटिव्स थे वो आ गए। दादी जी ने उनको सब कहानी बोली, इस तरह से ऐसी घटना हुई। अचानक से वो रात को ऐसे आए थे, कोई बंदा मिला था उनको और उन्होंने गलती से उसके सर के ऊपर सिगरेट फेंकी और उसने उसको बोला मैं तुम्हें देख लूँगा। तो एक जो बड़े बुजुर्ग थे, उसने बोला अरे रे उसने गलती की, भले उसने जानबूझ के नहीं की हो लेकिन उससे गलती हुई है। तो उन्होंने दादी जी ने कुछ समझा नहीं, तो उसने 4 लोग भी जमा थे जो रिलेटिव्स थे उनके। तो चाचा जी ने उनको कहा कि अरे वो जो था वो रखवाला था। रखवाला यानी लोग बोलते हैं कि एक आत्मा है, रहती है, कुछ आत्माएं है, वो पर्टिकुलर जगह जो रहती है, एक जगह की वो रखवाली करते हैं। वो जाने के बाद भी वो उनकी जगह रहती है, वो रात को उनकी रखवाली करती है। बहुत सारे प्रांतों में ऐसा कहा जा रहा है कि उनके पैरों का बड़ा-बड़ा आवाज़ आता है, उनकी घुंघरू वाली काठी रहती है, उनके बड़े-बड़े चप्पल रहते हैं। आप अगर कोंकण में जाओगे तो उनको वेताल बोलते हैं या देवसार बोलते हैं। तो वो जगह के रखवाले रहते हैं। उसको एक तरीके से उनको शिव का गण, रुद्र का गण कहा जाता है। ये एक तरह के रुद्र के गण होते हैं। आप इंग्लिश में भी अगर देखोगे तो फैंटम जो रहते हैं, एक तरीके के ये फैंटम रहते हैं। वो कुछ करते नहीं, वो सिर्फ जगह की रखवाली करते हैं और उस जगह में कुछ गलत बात ना हो रात को, उसका ख़्याल रखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लोगों, अपने जो गोरखा लोग रहते हैं नेपाल वाले, वो कैसे रात की रखवाली करते हैं, जागते रहो, सिर्फ़ वो जागते रहो चिल्लाते रहते हैं, ये कुछ कहते नहीं, ये सिर्फ़ इनके हाथ में घुंघरू वाली काठी रहती है और उनके बड़े-बड़े चप्पल रहते हैं, उनके चप्पलों का आवाज़ रहता है, लोगों ने उनके चप्पल के निशान देखे हैं। बहुत कम लोगों को ये रात को दिखते हैं और ऐसा कहते हैं कि उनको देखना, मतलब बहुत कम लोगों को देखते हैं और कुछ लोगों को वो उनका देखना राज़ भी नहीं आता। वो वैसे कुछ करते नहीं है, लेकिन उनके रास्ते में अगर कोई आया और उसका अगर नसीब खराब हो तो उसको तकलीफ हो सकती है। वैसे तो मेरे दादाजी उसके रास्ते में तो नहीं आए थे, वो तो दूसरी जगह से चल रहा था। लेकिन जाने अनजाने में मेरे दादाजी से गलती हो गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि जो वो रखवाला था, वो मेरे दादाजी की रखवाली कर रहा था। स्ट्रीट गैंग के वहाँ पे जाना रात को, इतनी रात को स्ट्रीट गैंग उसको उनको लूट भी सकती थी। लेकिन शायद वो होने के कारण वो स्ट्रीट गैंग वाले कहीं से भी छुप के बैठे हो दादाजी को लूटने के लिए, वो बाहर नहीं आए हो और उन्होंने दादाजी को लूट नहीं लिया हो। मतलब वो रखवाला मेरे दादाजी की एक तरह से रखवाली कर रहा था और जाने अनजाने में उनसे गलती हो गई कि उन्होंने उसको उसका दिल दुखाया। तो ये एक बात हो गई दोस्तों। लोग इस तरह से भी सोचते हैं कि वो जो रखवाला था, उसके एक तरह के श्राप की वजह से, उसकी करनी की वजह से मेरे दादाजी को अचानक से उल्टियाँ शुरू हो गई और मौत हो गई। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, उस ज़माने में जो डेथ एक्सपेक्टेंसी थी जो नौजवानों की, वो काफ़ी कम थी। बहुत ही कम उम्र में उस टाइम पे लोग छोटी-छोटी बीमारियों से चल बसते थे। जैसे कि वहाँ पे वो टाइम पे कॉलरा की बीमारी थी। तो मेरे पिताजी ने इस बात का दोहराया था। वो सिर्फ़ 10-12 साल के रहेंगे वो ज़माने में, जब भी उनके पिताजी की डेथ हुई थी। तो उन्होंने कहा
कि लोग तो ऐसा कहते थे कि उनकी वो मौत जो हुई थी, वो जो रखवाला था, उसको उसका मन दुखाने के कारण हुई थी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो ज़माने में कॉलरा का एपिडेमिक था, कॉलरा की जो सात बोलते हैं वो थी, और इसकी वजह से शायद उनकी मौत हुई थी। क्योंकि डॉक्टरों के मुँह से भी वो सुना था कि ये लक्षण जो है वो कॉलरा के है। और दोस्तों वो ज़माने में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की जो पेनिसिलिन थी, वो शायद ही इंट्रोडक्शन उसका मतलब उसका इन्वेंशन हुआ था, लेकिन वो भारत में तो आई नहीं थी तब तक। और इसकी वजह से कॉलरा जैसी बीमारियों की वजह से लोग अक्सर छोटी-छोटी बीमारियों से अक्सर लोगों की डेथ हो जाती थी। कॉलरा वैसे छोटी बीमारी अभी भी है नहीं, लेकिन आज की तारीख में अगर किसी को कॉलरा हो गया तो उसके लिए दवाइयाँ है। लेकिन वो ज़माने में इतनी असरकारक दवाएँ वो ज़माने में नहीं थी। तो ये दोनों कारण हो सकते हैं, लेकिन कौन-सा कारण सत्य या झूठ ये पता नहीं। लेकिन जो कहानी मैंने सुनी मेरे पिताजी से, मैंने वो आपको बयान की। मैं आशा करता हूँ ये भी आप हमारी मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही कुछ असरकारक कहानियाँ और मज़ेदार कहानियाँ मैं आपको बताते जाऊँगा, और आपको ज़रूर सुन के वो मज़ा आएगा, और मैं आपका इस तरह से मनोरंजन करते रहूँगा। तो मेरी कहानी फिर एक बार सुनने के लिए धन्यवाद। अगर मेरी कहानी में कुछ कम ज़्यादा हो या मेरे कहने में कोई तकलीफ हो, मतलब मैं इतने सबदार तरीके से कह नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे माफ़ कीजिए। लेकिन मेरी कहानियों सुनाने का यही उद्देश्य है कि आपका सिर्फ मनोरंजन करूँ और आपको तरह-तरह की अलग कही, अनसुनी कहानियाँ पेश करते जाऊँ। सो धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।